मंच पर विराजमान और मंच से विदा हो चुके और मंच के सामने उपस्थित सभी विद्वज्जनों को आज का अभिवादन करता हूँ। संक्रांति का दिन है, बनारस बहुत धूमधाम से इसको मनाता है। फिर भी आप लोग जो है अपने मोहल्ले के पतंग को छोड़ के और इस सर्दी में आए हैं, ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और ठीक ही कहा उदय जी ने, ये मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने विषय दिया था, लेकिन यश अगर मुफ्त में मिल रहा है तो ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमचंद की कहानी है मुफ्त का यश। और बीज वक्तव्य सवेरे लेके आया था और अब तक वो वृक्ष में बदल चुका है। लेकिन जैसा कि होता है हिंदी में कि लोग बीज वक्तव्य अमूमन वृक्ष वक्तव्य के रूप में दे देते हैं, लेकिन अतिकाल हो गया है तो मैं बीज ही वक्तव्य दूंगा। कुलकर्णी जी हैं, हिंदी उपन्यास की जो कहानी है वो लगभग 150 वर्ष की कहानी है। हम सब जानते हैं कि उपन्यास नाम की जो साहित्यिक विधा है वो यूरोप से आई और इसको मान लेने में कोई बहुत नाक नीची नहीं होने वाली है। प्रेमचंद ने उपन्यास पर 3 लेख लिखे हैं। उसमें एक लेख की शुरुआत ही प्रेमचंद कहते हैं कि भारत निवासियों ने यूरोपियन साहित्य के किसी अंग को इतना ग्रहण नहीं किया जितना उपन्यास को। तो ये 150 वर्ष की जो विकास यात्रा है उपन्यास की, उसके बारे में हम अगले 2 दिनों तक चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि यूरोप में उपन्यास का उदय तब शुरू होता है जब महाकाव्यों का युग बीत रहा था। महाकाव्यों के युग के बीतने के साथ गद्य में ऐसी प्रबंध रचनाएं, वर्णनात्मक रचनाएं, कथात्मक रचनाएं आनी शुरू हुई और उसका संबंध यूरोप में एक खास तरह के सामाजिक परिवर्तन के नाते हुआ। और वो सामाजिक परिवर्तन है औद्योगिकीकरण। और उस औद्योगिकीकरण से पैदा हुआ एक नया मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की अपनी कुछ नई सामाजिक स्थितियां थीं। व्यक्ति को एक विशेष सत्ता मिल रही थी, पहचान मिल रही थी। उसके साथ यानी उपन्यास पश्चिम में केवल वर्णनात्मक कथात्मक गद्य नहीं बल्कि एक खास तरह की मूल्यवत्ता के साथ आया और सारी दुनिया में फैला। भारत में भी आया। भारत में आया तो नावेल यूरोप में उसको कहते थे, कुछ हिस्से में रोमान कहते थे और भी कई नाम थे। भारत में भी अलग अलग भाषाओं में ने अलग अलग नाम ग्रहण किए। मराठी में उपन्यास नहीं कहते हैं, कादंबरी कहते हैं। गुजराती में उपन्यास नहीं कहते हैं, नवल कथा कहते हैं। उर्दू वाले तो बाकायदा नावल ही कहते हैं उन्होंने कोई। लेकिन बांग्ला के रास्ते उपन्यास शब्द हिंदी में आया और हमने हिंदी में इस साहित्य विधा के लिए उपन्यास शब्द
स्वीकार किया। जैसा कि शुरू में मैंने इशारा किया और आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि मध्य वर्ग के मूल्यों को और मध्य वर्ग की बेचैनियों को और मध्य वर्ग की जो एक नई सामाजिकी बन रही थी उसको उपन्यास ने अपने भीतर व्यक्त किया। लेकिन जब हिंदुस्तान में आया उपन्यास तो हिंदुस्तान में मध्य वर्ग का उस तरह से विकास नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में अंग्रेजी ढंग के नावल की चर्चा करते हैं और जिन उपन्यासों का नाम लेते हैं उसमें जो मध्य वर्ग है वो इतना कमजोर है, परीक्षा गुरु आदि उपन्यासों में, कि उनको ठीक से आप उपन्यास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य वर्ग उस तरह से उस समय यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उस तरह से बना ही नहीं था। हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले उपन्यास की जो एक रूपरेखा हमको दिखाई पड़ी और उपन्यास के प्रति लोगों का एक व्यापक आकर्षण हुआ, वो इसी बनारस से देवकीनंदन खत्री के उपन्यास आए और जिनको बहुत इतिहासकारों ने महत्व नहीं दिया, तिलिस्मी और अय्यारी करके उनके बारे में एक अवहेलना का भाव बाद के मूल्यांकनकर्ताओं के दिमाग में रहा। लेकिन एक जो यूरोप से आई हुई एक साहित्यिक विधा थी, उस विधा को, और जो बंगला से होते हुए हिंदी में आ रही थी, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उपन्यास का जन्म कम से कम बंगला और हिंदी में दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के माध्यम से हुआ। धारावाहिक रूप में उपन्यास छपने शुरू हुए तो उस रूप विधा को हिंदी के एक लेखक ने, जो मध्य वर्ग के महाकाव्य के रूप में जानी जाती थी, एक तरह से बदल दिया। और ये जो रोमानी उपन्यास आए उसमें एक ठेठ भारतीय कथ्य और एक ऐसा कथ्य जिसमें एक खास तरह की वैज्ञानिक चेतना दिखाई पड़ती है। जो अय्यार हमको मिलते हैं उसमें नायिका या नायक उतने प्रभावी नहीं है जितना वो अय्यार प्रभावी है, और वो अय्यार जिन यंत्रों को लेके अपनी कार्रवाइयाँ करता है उसके पीछे एक वैज्ञानिक। तो शुरू में ही हिंदी ने उपन्यास की विषय वस्तु को, कथा की भूमि को बदला, और उसके आगे जब हम चलते हैं तो प्रेमचंद हमको मिलते हैं, और प्रेमचंद के पहले उपन्यास की चर्चा हुई सेवा सदन की। प्रेमचंद को जो जमीन मिली थी वो बार बार, प्रेमचंद बहुत दुनिया का साहित्य उस समय जो था, और ख़ास तौर से उपन्यास को लेके मैंने जिन निबंधों की चर्चा की, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, रूस के जितने महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और उपन्यासों पर जो चर्चा हो रही है वो सबसे प्रेमचंद परिचित है। इसके बावजूद जब वो उपन्यास में हाथ लगाते हैं तो वो मध्य वर्ग वहां नहीं है। हिंदी के समानांतर जो आसपास की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी हम देखते हैं कि भारत की भूमि में उपन्यास अपनी नई कथा भूमि तराशता है। एक बड़ी छोटी सी भाषा
जिसको उस समय भाषा का भी दर्जा देने को लोग बंगाली भद्र वर्ग तैयार नहीं था। जैसे आजकल हिंदी में एक भद्र वर्ग है जो भोजपुरी के नाम पर बहुत तेज पिनपिनाता है, उसी तरह उस समय उड़िया को लेके लोग, उस समय फकीर मोहन सेनापति ने एक उपन्यास लिखा 6 माण 8 गुंठ, और पूरी जमीन बदली हुई है, जिसमें एक किसान अपनी भूमि को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है और फकीर मोहन सेनापति इस बाहर से आई हुई विधा को, भारतीय जो समस्या थी, भारत की जो चिंता थी, भारत का जो प्रमुख स्वर था, उससे उन्होंने संपन्न किया और उस कथा भूमि को बदला। उसके थोड़े ही दिन बाद उर्दू में एक उपन्यास आया, मिर्जा हाजी रुस्वा का उमराव जान अदा, और उसमें स्त्री एक किरदार के रूप में, नायिका के रूप में स्त्री की समस्याएं आई। आपके ध्यान में होगा कि यूरोप में जब उपन्यास आया तो उसने मध्य वर्ग के व्यक्ति की के भीतर जो व्यक्तिवाद था, उस व्यक्तिवाद को जगह दी और उसके साथ उस सामाजिक संरचना में भी स्त्री के लिए बहुत सारी जगह आई। इतना ही नहीं, यूरोप के उपन्यासों को आप देखें, उस पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आप देखें तो बहुत सारी महत्वपूर्ण उपन्यासकार स्त्रियां, जो स्त्रियों की बदली हुई स्थिति में और स्त्रियों की जो आकांक्षा है उसको अपने उपन्यासों में, तो वो चीज मिर्जा हाजी रुस्वा अपने उपन्यास उमराव जान अदा से ले रहे थे। तो किसान की समस्या को और स्त्री की समस्या को, जो भारत के सामाजिक संरचना में ये दोनों ही अलग तरह की पीड़ा और कसमकस से गुजर रहे थे, हिंदी उपन्यास ने और खासतौर से प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में जगह दी। सेवा सदन में स्त्री की समस्या आई सुमन के माध्यम से, सुमन की कहानी के माध्यम से, फिर आगे चलकर प्रेमासन उपन्यास आता है जिसमें जमीन आती है, गोदान तक आते आते हम देखते हैं कि वहाँ स्त्री भी है और किसान भी है। इस तरह से भारत में आकर के ये जो उपन्यास नाम की साहित्यिक विधा मध्य वर्ग के महाकाव्य के रूप में जिसका जन्म हुआ था, वो भारत में आते आते इसने अपनी छवि बदल दी और इसकी कथा भूमि पर किसानों का जीवन, उनका संघर्ष, स्त्री का जीवन, उसका अपना संघर्ष, उसका अपना एक नए तरह के व्यक्तित्व का ग्रहण, ये सारी चीजें उपन्यास में, हिंदी उपन्यास में आई। प्रेमचंद ने बहुत एक खास बात, जिसकी बड़ी हम उपन्यास के बारे में, प्रेमचंद के उपन्यास को जब हम उठाते हैं तब भी और बाकी उपन्यासों पर हमारा ध्यान जाता है तब भी ये बहस होती है कि कुछ यथार्थवादी उपन्यास हैं और एक धारा आदर्शवादी है। प्रेमचंद को लेके हम अध्यापक लोग जो हैं वो आदर्शवादी यथार्थवाद टाइप कुछ मुहावरा करते हैं। एक बड़ी मजेदार बात प्रेमचंद ने लिखी है कि उपन्यास की परिभाषा बहुत सरल है। उपन्यास है बहुत सरल चीज, लेकिन जब परिभाषा करने चलते हैं तो खास बात यह है कि सरल से सरल चीज को बहुत कठिन बना के हम प्रस्तुत करते हैं। और मेरे लिए तो उपन्यास और कुछ नहीं, मानव जीवन का चित्र मात्र है।
ये प्रेमचंद कहते हैं। फिर उसमें गिनाते हैं कि ईर्ष्या है, प्रेम है, क्रोध है, लोभ है, भक्ति है, विराग है, दुख है, लज्जा है। इस तरह के जो मानव जीवन के दैनंदिन उसमें उठने वाले जो भाव हैं, उन भावों की कहानी उपन्यास को कहना चाहिए और कहता है। और बहुत अच्छा विश्लेषण प्रेमचंद ने किया है। और हम अगर उदाहरण में देखें तो वो कैसे आदर्श और यथार्थ, कल्पना और यथार्थ, ये दोनों कैसे उपन्यास में साथ साथ चल रहे हैं और उनको साथ साथ चलना चाहिए। उसमें एक विरोध नहीं है बल्कि परस्पर पूरकता का भाव है। यथार्थ अगर नहीं होगा उपन्यास में तो जीवन की जो सच्चाई है, जीवन के सच्चाई की आंच उपन्यास में नहीं आ पाएगी। और आदर्श नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी, तो जो एक मनोरंजकता वाला भाव है वह मनोरंजक भाव उपन्यास में नहीं आ पाएगा। ये बात प्रेमचंद अपने उपन्यास वाले निबंधों में कहते हैं। और हम उनके उपन्यासों को देखते हैं तो उन उपन्यासों में ये चीजें मौजूद दिखाई पड़ती हैं। तो इसी तरह एक और बहस चल रही थी कि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है। प्रेमचंद का एक बहुत उद्धृत निबंध साहित्य का उद्देश्य पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन बाकी जो निबंध हैं उनकी ओर हमारा ध्यान कम कम जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि कला कला के लिए है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये कब होता है? जब देश की स्थिति बहुत सुंदर हो, शांति हो, संपन्नता हो, ऐश्वर्य हो जिस समाज में, उस समाज में तो कला कला के लिए हो सकती है। लेकिन समाज में अगर आग लगी हुई है, वैमनस्य है, तो हम कला कला के लिए बात नहीं कर सकते। और उपन्यास को, साहित्य को उन सामाजिक समस्याओं और सामाजिक गरल को अपनी संबोधित करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो प्रेमचंद ने ये बात कही और इस आधार पर आप देखें तो उनके समय के बहुत सारे जो उपन्यास थे, उन उपन्यासों ने, चाहे प्रेमचंद हो, जैनेन्द्र हो, यशपाल हो, भगवती चरण वर्मा हो, अमृतलाल नागर हो, इनके उपन्यासों में ये कला वाला और सामाजिकता वाला, यथार्थ वाला और आदर्श वाला, ये द्वंद्व दिखाई पड़ता है। आगे जब हम बढ़ते हैं, समय कम है ना? हाँ, कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन उपन्यासों में हमको दिखाई पड़ती है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, जब भारत का मध्य वर्ग मजबूत होता है, तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार आते हैं जो मध्य वर्ग के जीवन को भी लेके आते हैं। मनोहर श्याम जोशी, बहुत सारे उपन्यासकार हैं, सबका नाम गिनवाऊंगा तो उदय जी की परेशानी में समझ रहा हूं। तो मध्यवर्ग भी आया। उसके बाद अभी मेरा ध्यान जा रहा था इस बात पर कि थोड़ा पहले का जो समय है, आज से थोड़ा पहले का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्त्री लेखिकाएं
एक गैलेक्सी है स्त्री लेखिकाओं की, जो उपन्यास में जिनकी उपस्थिति बहुत मजबूत है, चाहे गीतांजलि श्री हो, चाहे मैत्रेयी पुष्पा हो, बहुत सारे कृष्णा सूक्ति वगैरह रही हैं, पहले मन्नू भंडारी रही हैं। तो एक पूरी गैलेक्सी महिला लेखिकाओं की वैसे ही हिंदी में दिखाई पड़ती है, जैसे कि एक समय में यूरोप में महिलाएं छाई हुई थी और तब से लेकर के आज तक उपन्यास में महिलाओं की एक बहुत मजबूत उपस्थिति है और उसके माध्यम से उपन्यास की जो कथा भूमि है उसमें स्त्री जीवन की और स्त्री जीवन के त्रासदी की अपनी उनके जीवन की जो बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों की अभिव्यक्ति उपन्यास ने बहुत अच्छी तरह किया है। प्रेमचंद ने अपने उन्हीं लेखों में एक बात और कही है, और वो ये कि भविष्य का उपन्यास कैसा होगा। अपने समय के उपन्यास के लिए तो उन्होंने एक पैमाना दिया कि आदर्श और यथार्थ मिलना होगा और कला और सामाजिकता का मिलन होगा और मानव चरित्र को की व्यंजना उपन्यास करेगा। लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में उपन्यास में कल्पना कम, सत्य अधिक होगा, हमारे चरित्र कल्पित न होंगे बल्कि व्यक्तियों के जीवन पर आधारित होंगे। मैं केवल 3-4 उपन्यासों के नाम लेना चाहता हूं, और जो बिल्कुल लाज के उपन्यास हैं। अनिल यादव का गो सेवक उपन्यास जिसने पढ़ा हो, वो एक नई यथार्थ समस्या उस उपन्यास में दिखाई पड़ती है। चंदन पांडे का कीर्तिगान उपन्यास पढ़िए, और अभी छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की जिस तरह से हत्या हुई है उसको आप जोड़कर देखिए, और कीर्तिगान उपन्यास पढ़िए। रणेंद्र के उपन्यास हैं ग्लोबल गांव का देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस। तो उपन्यासों ने धीरे धीरे, अभी श्री प्रकाश मिश्र जी को जिनको आज सम्मानित किया गया है, ये हमारे गांव के पड़ोसी भी हैं और बड़े भाई हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। इन्होंने जो जहाँ बांस फूलते हैं, उत्तर पूर्व के जीवन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। तो ये जो बाहर से आई एक साहित्यिक विधा भारत में आकर के, इसने भारत की जो प्रमुख समस्याएं हैं, अब वो आदरणीय दयानिधि जी ने जो एक सूची जारी की है और इस किताब में जो लेख आए हैं, आप देखेंगे कि जेंडर डिस्कोर्स से लेके और जितने पहलू आजकल चर्चा में हैं, आदिवासी, दलित, हर क्षेत्र में उपन्यास की मौजूदगी है। और उपन्यास बखूबी भारत की जो चिंताएं हैं और समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपनी कथा का विषय बना रहा है। और आज 1926 में विद्यानिवास जी का जन्म हुआ था। शताब्दी आज से शुरू हो रही है, और दयानिधि जी को जितना मैं जानता हूँ और जान पाया हूँ, ये आरंभ तो बहुत शानदार हो रहा है शताब्दी वर्ष का, लेकिन साल भर ऐसी साहित्यिक गोष्ठियाँ ऐसी और इससे अच्छी वो करेंगे, और हम इस विद्यानिवास जी की जो शताब्दी है उसको साहित्य पर एक तरह से पुनर्विचार की
शताब्दी के रूप में हम मनाएंगे। तो बहुत सारे आयोजन होंगे। मैं केवल बीज वक्तव्य को एक इशारा वक्तव्य दे करके और बंद कर रहा हूँ। चित्ररंजन जी हमारे गुरु रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। तो मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत सारे प्रसंग दिए, रेणु का नाम छोड़ दिया, परंपरा कैसे आगे बढ़ती है उपन्यास में। प्रेमचंद की परंपरा ठीक ठीक प्रेमचंद का नकल करके नहीं बन सकती। प्रेमचंद की परंपरा का विकास होगा तो फणीश्वरनाथ रेणु एक तरफ आएंगे, एक तरफ शिव प्रसाद सिंह भी आएंगे, जिनकी कविता में, जिनके उपन्यासों में एक खास तरह की आंचलिकता और गांव का एक रूप दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारे प्रसंग हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये गोष्ठी समझदारों के बीच हो रही है और समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसको इशारा वक्तव्य समझा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद शाही जी, आपने गंभीर वक्तव्य दिया।